हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। हमने देखा था कि जीन पियाजे कौन थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे। वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, हमने ये चर्चा करा था। और हमने स्कीमास, असाइमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में चर्चा करी थी। तो आज हम इनके 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो इन्होंने 4 चरण दिए थे, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो इन्होंने बर्थ से लेके एडल्टहुड तक, यानी कि जब बच्चा एक शिशु होता है, शिशु से जन्म हुआ उसका शिशु, और फिर उसके वयस्कता तक कि इन्होंने जो स्टेजेस दी, जो चरण थे, आज उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, तो जो जीन पियाजे थे, इनके बारे में थोड़े से यहाँ पे फैक्ट लिखे पड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने ये तो हमें पता ही है कि भाई स्विट्जरलैंड से थे, वो स्विट्जरलैंड से थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। यहाँ से ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक ही रचनावाद भी थे, रचनावाद थे। इसके अलावा क्या थे कि रचनावाद थे। वो भी कैसे रचनावाद थे? उग्र रचनावाद थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा करा था, स्कीमा के बारे में हमने जाना था। तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो जब हम स्कीमा की बात करते हैं, तो स्कीमा क्या है? ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक मानसिक संरचना है। ज्ञान को व्यवस्थित करने का क्या है? एक मानसिक संरचना है, यानी कि जहां पे आपके दिमाग में जो अलग अलग प्रकार की जानकारी होती है, जैसे जैसे व्यवस्थित होती जाती है, तो उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। यानी कि जो आपका माइंड है, उस माइंड में अलग अलग प्रकार की जानकारी एक ही जगह, मतलब अलग अलग की जानकारी ऑर्गेनाइज होती है। मान लीजिए आपकी पढ़ाई की जानकारी यहाँ पे, खेलों की जानकारी यहाँ पे, तो एक ढांचा बन जाता है। तो जो आपकी मानसिक ढांचा बनता है, जहाँ पे जानकारी व्यवस्थित होती है, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। फिर हमने असाइमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण की हमने बात करी थी। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल कर लेना। इसका मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि एक बच्चा है जो पहले से जानता है कि हाँ, एक कुत्ता जो होता है उसके 2 टांगे होती है, 2 कान होते हैं, और उसने काले कलर का कुत्ता देखा और उसको पता चला कि हाँ, ये एक कुत्ता है। लेकिन वो थोड़े दिनों बाद वो सफेद कलर का कुत्ता देखता है। तो वो उसने क्या करा कि सफेद कलर का जब उसने कुत्ता देखा, तो उसने एक नई जानकारी ली। कैसे जानकारी ली? कि अच्छा, सफेद कलर का भी कुत्ता होता है। तो उसको एक नई जानकारी मिली। तो उसके दिमाग में जो पहले से स्कीमा बना हुआ था, जो पहले से जानकारी बनी हुई थी कि जिसके 2 टांग हैं, 2 काने हैं, वो कुत्ता है। लेकिन उसने ब्लैक कलर का देखा था, लेकिन अब उसने क्या करा? व्हाइट कलर, सफेद कलर का भी उसने कुत्ता देख लिया। तो ये वाली जो जानकारी है, इस जानकारी को उसने अपनी पहले, जो बाद वाली जानकारी थी, उसने पहले से जानकारी ले रखी थी, उसमें उसने फिट कर लिया। ठीक है। तो नई जानकारी को पुरानी जानकारी या फिर स्कीमा में शामिल करना ही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। फिर हमने चर्चा करी थी एकोमोडेशन की, यानी कि समायोजन करना। समायोजन का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि उसको कुत्ते के बारे में जानकारी थी, लेकिन क्या होता है, वो कुत्ता ना देख के एक बिल्ली देख लेता है। तो जब वो बिल्ली को देखता है तो जानकारी मिसमैच हो जाती है, मैच नहीं होती जानकारी, क्योंकि कुत्ता भो भो बोल रहा था, बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोल रही थी। तो जानकारी क्या हुई? मैच नहीं हुई। तो क्या आ गया? असंतुलन आ गया। यानी कि उसके पास जो पहले से जानकारी थी, असंतुलन, भाई ऊ की मात्रा ता के नीचे आएगी। ठीक है। असंतुलन आ गया, क्योंकि उसके पास पहले से जो जानकारी थी और अब जो उसको नई जानकारी मिल रही है, वो फिट नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए बच्चा क्या करेगा? एक नई जानकारी या तो बनाएगा कि एक नए जानवर के बारे में अपने दिमाग में जानकारी फिट कर लेगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बिल्ली है। ठीक है। या तो उसके पास जो पहले से जानकारी, उस जानकारी में बदलाव कर लेगा कि कुत्ता होगा तो भोबो, बिल्ली होगी तो म्याऊ म्याऊ। तो यहाँ पे एकोमोडेशन, समायोजन में 2 चीजें होती है। या तो बच्चा क्या करेगा कि नई जानकारी बनाएगा, या फिर पहले से जो जानकारी है उसमें क्या कर देगा बच्चा? बदलाव कर देगा। फिर हमने पढ़ा था इक्विलिब्रेशन के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा था? इक्विलिब्रेशन के बारे में पढ़ा था। आत्मसात और समायोजन के बीच में जब संतुलन आ गया, यानी कि पहले असंतुलन आया जब जानकारी मैच नहीं हुई, जब जानकारी नहीं मिली पहली वाली जानकारी से, तो असंतुलन आया। तो इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए बच्चे ने क्या करा था?
बच्चे ने नई जानकारी बनाई थी या फिर पुरानी जानकारी में कुछ बदलाव करा था। तो जब अब क्या हुआ, अब संतुलन आ गया कि अब उसने नई जानकारी बना ली या पहले से जानकारी जो थी उसमें बदलाव कर लिया, तो इससे क्या है, संतुलन आ गया। तो इसी संतुलन को हमने क्या नाम दे दिया, इक्विलिब्रेशन नाम दे दिया, यानी कि इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन आ जाना। ठीक है, तो आत्मसात और समायोजन के बीच जो संतुलन है, यानी कि जो नई उसको जानकारी मिली और जो उसको नई जानकारी मिली जो उसने आत्मसात करी थी, ठीक है ना, जो उसको पहले से जानकारी मिली थी और जब नई जानकारी असंतुलन आया, जब यानी कि आत्मसात और समायोजन के बीच की संतुलन को, यानी कि जो आत्मसात कर रहा है वो और जो उसने चेंजेस करा उसके बीच जब संतुलन आ गया तो उसी को हमने बोला वस्तु स्थायित्व, यानी कि छुपी हुई वस्तुएं भी अस्तित्व में होती हैं। ये आगे भी इसमें इसके स्टेजेस के 2 रूप हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को मैं एक बार और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये वाला जो पॉइंट है संतुलन वाला, ये वाला जो संतुलन वाला पॉइंट है, तो संतुलन का मतलब क्या हो गया, संतुलन का मतलब और कुछ नहीं होता, बस इतना ही है कि जो आत्मसात है और जो समायोजन है उसके बीच में संतुलन आ जाना। दोनों के बीच में क्या आ जाए, सदा जो जानकारी आपसे पहले में थी, जानकारी जो पहले से थी आपके पास, और जो समायोजन हुई, समायोजन का मतलब जो नई जानकारी आपने, जो नई जानकारी के लिए आपने स्कीमा बनाया, बदलाव करा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और बताने के लिए मैंने ये स्लाइड रखी थी आपके लिए। पहली चीज क्या थी कि हमने जो एडेप्टेशन पढ़ा, एडेप्टेशन के अंदर ही आपका आत्मसातीकरण आ जाता है और समायोजन। आत्मसातीकरण और आपका समायोजन। ठीक है, ये है क्या जो आप ये पढ़ रहे हो, ये है क्या, ये प्रक्रिया है। क्या है ये प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की किस तरह बच्चा जो है एक ज्ञान को बनाता है खुद से, संज्ञानात्मक विकास की यही प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं चरण के, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं संज्ञानात्मक विकास के। यहाँ पे मेंशन है 4 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो होता है संवेदी चालक, दूसरा होता है पूर्व क्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल, तीसरा होता है मूर्त क्रियात्मक जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं, और जो चौथा होता है वो होता है औपचारिक क्रियात्मक जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल बोलते हैं। अगर हम सेंसरी मोटर की बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं संवेदी चालक की, तो ये जो इसका ये वाला जो चरण है ये कितने से कितने बच्चों में होता है, तो ये होता है 0 से लेके 2 वर्ष, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ और 2 साल तक के बच्चों में ये होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एज क्या होती है बच्चे की, 2 से 7 वर्ष की एज होती है। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त क्रियात्मक में एज कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक क्रियात्मक में बच्चे की एज क्या रखी जाती है इस स्टेज में, 12 वर्ष से अधिक वाले जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं औपचारिक में। ठीक है, तो 4 चरण कौन कौन से हैं, संवेदी चालक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक और औपचारिक क्रियात्मक। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेदी चालक में बच्चे की जो उम्र आएगी जब से उसका जन्म हुआ है 2 वर्ष तक आती है। प्री ऑपरेशन यानी कि पूर्व क्रियात्मक में बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष, और मूर्त क्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक क्रियात्मक में यानी कि 12 से अधिक उम्र तक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो हम शुरू करने वाले हैं। पहला हम शुरू करेंगे संवेदी चालक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सेंसरी मोटर स्टेज और हिंदी में बोल देते हैं संवेदी चालक अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में ये मतलब जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में है।
आगे बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं? पहली विशेषता है कि इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से सीखना। यहाँ पे बच्चा जो होता है अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। किससे? ज्ञान इंद्रियों से बच्चा यहाँ पे सीखता है, यानी कि ये आपका पहला पॉइंट है, पहली विशेषता है। ये वाली आपकी पहली विशेषता है, बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने अपने सेंसेस का यूज करता है, जैसे कि आंखों का यूज करेगा, कानों का यूज करेगा, अपने अपने जीभ का, यानी जीभ यानी टेस्ट लेगा, यानी जितने भी उसके आसपास चीजें हो रही हैं अपने सेंसेस का यूज करके बच्चा सीखता है। ठीक है, जैसे बच्चे का देखना, सुनना, आप बोल सकते हैं स्वाद, गंध आना, टच करना, तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो बच्चा इनके द्वारा बच्चा सीखता है इस अवस्था में। दूसरी है इसकी विशेषता जो है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व का विकास। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे, जैसे छोटा, मान लें कि छोटा बच्चा आपके घर में, तो आपने भी कई बार ऐसा करा होगा कि अगर छोटा सा बच्चा है आपके घर में, उसके सामने आपने फोन ले आए, आप थोड़ी देर बाद आपने उसे हटा लिया, ठीक है, तो बच्चा शुरुआत में उस चीज को ढूंढता नहीं, उसको लगता है कि हाँ वो चीज चली गई, वो चीज चली गई, वो अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ पे स्थायित्व बोला है ना, यानी कि वो चीज स्थिति में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो शुरुआत में बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी सामान ले लिया, आपने उसके आपने आंखों के सामने से वो सामान हटा लिया, तो बच्चे को लगेगा कि वो चीज अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अस्तित्व में नहीं है वो चीज। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 वर्ष का होते जाता है, 2 वर्ष के आसपास 2 वर्ष तक होते जाता है, तब तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु का स्थायित्व का विकास हो जाता है। शुरुआत में बच्चे में नहीं होता है। बच्चा के सामने, आंखों के सामने कोई भी सामान आप लेके आओगे, उसे हटा लोगे, नहीं ये तो बाबा ले गए, कोई और ले गया, बचपन में करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चा समझता सच में ले गया, तो उसमें क्या, वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे वो 2 वर्ष के करीब पहुंचता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, वस्तु का अस्तित्व हो जाता है। अगर आप बच्चे को फोन दिखाया, 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसे फोन दिखा के छुपा लेते हो तो बच्चा खोजने लग जाता है कि फोन आपने कहाँ रखा है। ठीक है, आगे आता है रिफ्लेक्स, यानी कि सजगता से उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है बच्चा। बच्चा एक अपना गोल बना लेता है। मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई बोतल रख दी है, तो बच्चा क्या करेगा, अपना एक उद्देश्य बना लेगा, उस बोतल के पीछे जाएगा उसे पकड़ने के लिए। पीछे क्या मतलब, बोतल तो टेबल पे रखी है, मतलब बच्चा कोशिश करेगा इस बोतल को पकड़ने की। ठीक है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार बच्चा करता है। तीसरे की बात करते हैं, ये तो इन्होंने बोला है कि जन्म से 2 वर्ष तक 6 उपचरण है, हमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब हम 0 से 2 वर्ष की बात करते हैं, इसमें इसको भी फर्दर 6 इसको भी उपचरण में बांटा गया है। आगे बात करते हैं नो सिंबॉलिक एंड लैंग्वेज थिंकिंग एट, यानी कि प्रतीकात्मक सोच अभी तक विकसित नहीं होती है। प्रतीकात्मक सोच क्या होती है कि प्रतीकात्मक, जैसे कि बच्चा होता है ना कि पापा घोड़ा बना लेता है, घोड़ा घोड़ा खेलता है, पापा को घोड़ा समझ लेता है, पापा के ऊपर बैठ जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि घोड़ा को, जो घोड़ा है, जो एक घोड़ा है, वो पापा को समझ रहा है घोड़ा, यानी कि प्रतीकात्मक, यानी कि किसी और वस्तु को क्या समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को किसी और वस्तु पे समझ के अपना काम कर रहा है। अगर घोड़ा तो उसे असली का मिला नहीं, तो उसने पापा को ही घोड़ा बना लिया, ये प्रतीक है, यानी कि प्रतीक मान रहा है वो, कि पापा को ही घोड़ा मान रहा है। ठीक है, तो अभी तक ये चीज उसमें विकसित नहीं हुई है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और अगर हम हिंदी में बोले तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष, इस पे उम्र कितनी होती है बच्चों की, 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों में ये सारी विशेषता देखी जाती है। पहला क्या है, भाषा विकास और प्रतीकात्मक सोच, यानी कि जब बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है, 2 से 7 वर्ष के बच्चे के बीच में भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है। प्रतीकात्मक सोच हो जाती है, मतलब कि बच्चा जो होता है वो पापा को घोड़ा समझना, कोई और वस्तु का जो सिंबल होता है किसी और वस्तु को समझ लेता है बच्चा, पापा को घोड़ा समझ लेगा और क्या करेगा, पापा पे सवारी करेगा। झाड़ू जो होगी, झाड़ू को एरोप्लेन समझ लेता है, यानी कि सिंबल पे काम कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है, सिंबल थिंकिंग कर रहा है। सिंबल थिंकिंग मतलब कोई और असली वाली वस्तु ना होके उस असली वाली वस्तु को कोई और वस्तु समझ के बच्चा उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है,
इकोसेंट्रिज्म अगला है इसकी विशेषता इस चरण की, अहम केंद्रवाद, दूसरों के दृष्टिकोण नहीं समझता, दूसरों के दृष्टिकोण बच्चा इसमें नहीं समझता, मतलब कि बच्चा सोचता है कि जैसा बच्चा सोचता है कि अगर उसको संतरे का जूस अच्छा नहीं लगता तो किसी को भी संतरे का जूस अच्छा नहीं लगता होगा, यानी कि बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाता। बच्चे को लगता है जैसा जैसा उसको लग रहा है सारी चीजें वैसा ही सबको ही लगता होगा। ठीक है, तो बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को यहाँ पे नहीं समझ पाता। अगला आ जाता है एनिमिज्म, यानी कि जड़ वस्तुओं को जीवित समझना। जड़ वस्तुओं को, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे निर्जीव वस्तु लिख दीजिए कि निर्जीव वस्तुओं को बच्चा सजीव समझता है। क्या समझता है? सजीव समझता है। यानी कि कैसे, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे बच्चा होता है, बच्चा अगर गिर जाता है फर्श पे तो मम्मी लोग क्या करती है, फर्श को बोलती है ये गंदा बच्चा है, इसने तुम्हें मार दिया। तो मम्मी क्या करती है, फर्श पे 2 बार 3 बार मतलब उसको हाथ से ऐसे पीट देती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जो फर्श है ना वो भी जीवित है। तो बच्चा क्या करता है कि निर्जीव वस्तुओं को भी बच्चा जीवित समझने लग जाता है। तो अगर बच्चा एक और एग्जांपल देख लो, जैसे बच्चा खाना खा रहा होता है तो बच्चे के पास अगर डॉल है कुछ है तो बच्चा उसको भी खाना खिला रहा होता है। बच्चे को लगता है कि उसके अंदर भी भावनाएं हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है। ठीक है, अगला इसमें आता है कि संरक्षण की समझ नहीं, यानी कि संख्या और द्रव्यमान। तो बच्चे को संरक्षण की समझ नहीं, इसका मतलब क्या है? संरक्षण की समझ का मतलब ये कि मान लीजिए कि मैंने 2 गिलास ले लिए हैं, 2 गिलास, दोनों गिलास में बराबर पानी आता है, किसी में भी कम नहीं आता, किसी में भी ज्यादा नहीं आता। मान लेते हैं दोनों में 10 ml पानी आता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा है, अगर यहाँ पे छोटू सा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, अगर मैंने उसको ये गिलास दिया, इस गिलास में पानी भर के दिया और इस गिलास में भी सेम पानी अमाउंट में भरा है। ठीक है, तो बच्चे को मैं बोलूंगी बताओ कौन सी गिलास में ज्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा ये जो ए वाला गिलास है ना इसमें ज्यादा पानी है, बी वाले में कम पानी है, बच्चा ये बोलेगा। ठीक है, तो बच्चा जो है संरक्षण को नहीं समझ पा रहा, बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि मात्रा सेम ही रहेगी, बेशक जो आकृति है वो चेंज हो जाए, वस्तु की आकृति चेंज हो जाए लेकिन मात्रा तो सेम ही रहेगी। तो बच्चा इसको नहीं समझ पाता। एक और एग्जांपल दे देती हूं मैं इसका साथ में आपको, जो संख्या का है, क्योंकि इसमें 2 चीजों की बात की गई है, एक संख्या की बात की गई है इसमें और एक द्रव्य की बात की गई। तो मैंने आपको द्रव्य का बता दिया। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं। संख्या की बात हो रही, संख्या को देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे बॉल्स रख दी हैं, ये एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके ढेर बना दिया। ठीक है, और कुछ बॉल्स को मैंने क्या करा, ऐसे लाइन में लगा दिया ऐसे करके, जितनी बॉल्स यहाँ पे उतनी बॉल्स यहाँ पे। ये चूंकि ऊंची हो गई लंबी हो गई, ये ऊंची हो गई लंबी हो गई, तो इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉल्स ज्यादा है और यहाँ पे बॉल्स कम है। तो बच्चे का अभी संरक्षण नहीं आया, बच्चे को पता नहीं चल रहा कि अगर हम सीरीज में रख दे रहे हैं या फिर थोड़ा ऊंचा टावर बना दे रहे हैं तब भी संख्या सेम रहेगी, बच्चे को ये समझ नहीं आती। अगला आ जाते हैं जादुई और काल्पनिक सोच की प्रमुखता होती है, यानी कि बच्चे इस उम्र में क्या करने लग जाते हैं, इस उम्र में बच्चे जादुई खेल खेलते हैं। एक तरह से उनकी जो विकासशीलता होती है ना इस एज में शुरू होते हैं। वो लोग कैसे खेल खेलते हैं, जैसे कि मान लीजिए झाड़ू उठा लिया, उसको जादुई झाड़ू मान लिया, या फिर सुपर हीरो का रोल करने लग जाते हैं बच्चे। कल्पना, यानी कि अपने जादुई खेल वो शुरू कर देते हैं, उनके अंदर एक काल्पनिक शक्ति आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है, शक्ति नहीं मतलब काल्पनिक सोच विकसित हो जाती है। वो खुद को स्पाइडरमैन मान लेंगे, कुछ भी जो भी बच्चे कार्टून घर पर देखते हैं ना वो मान लेते हैं और वो खेलना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम तीसरी अवस्था पे। जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी कौन कौन सी विशेषता है? पहले तो उम्र कितनी है? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसमें बात करते हैं, पहला क्या है कि ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच, यानी कि इस अवस्था में जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है तो उसको ठोस अवस्था में तार्किक सोच आ जाती है। यानी कि बच्चे को अगर आप ठोस चीजें दिखाओगे तो उसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देगा। मान लो कि आपने 1 2 3 ये 3 मान लीजिए आपने डब्बे दिखा दिए, ठीक है ना, ये 3 आपने डब्बे दिखा दिए, बोल दे इनको ऐड करो, तो बच्चा ऐड करके बोल देगा हाँ ये 3 आ गया। जितनी भी ठोस उसको चीजें दिख रही हैं, ठोस, आपने बल्ब दिखा दिया बच्चे को, बल्ब दिखा दिया
तो बच्चा बल्ब के बारे में सोचता है कि उसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देगा, थिंकिंग शुरू कर देगा। तो जितनी भी चीजें बच्चा अपने सामने देख सकता है उसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है इस उम्र में। अगला है संरक्षण की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित, यानी कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर संरक्षण की क्षमता आ जाती है। अब वो पहचान जाएगा भाई कि हाँ भाई ये गिलास हो या फिर ये गिलास हो, अगर दोनों के मात्रा दोनों में सेम पानी आ सकता है तो इस पे भी उतना ही पानी आएगा, इसमें भी उतना पाएगा, बेशक ये चौड़ा ही क्यों ना हो, वो बच्चा समझ जाएगा भाई चौड़ा है ही चौड़ा, इसीलिए यहाँ पे पानी इतना कम दिख रहा है, लेकिन दोनों में बराबर पानी है, उसके अंदर संरक्षण का नियम आ जाएगा। वर्गीकरण और क्रमबद्धता की क्षमता, इसमें बच्चा को समझने लग जाता है। क्या समझने लग जाता है? वर्गीकरण। मान लीजिए कि मैंने 2 फूल दिए, मैंने बच्चे को 10 फूल दे दिए, 8 फूल तो मैंने दिए जो कमल के थे और 3 फूल दे दिए मैंने जो मान लेते गेंदे का था। ठीक है, तो अगर मैं बच्चे से ये पूछती हूँ, ये बताओ मुझे कि ये पूछ लेती हूँ कि कमल ज्यादा है कि फूल ज्यादा है। क्या पूछा मैंने बच्चे से कि कमल ज्यादा है, बच्चे से मैंने पूछा कि कमल ज्यादा है कि फूल ज्यादा है, तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कमल ज्यादा है। ठीक है, अगर बच्चा इस उम्र में नहीं है तो बच्चा बोलेगा कमल ज्यादा। तो बच्चा क्या करता है? वर्गीकरण नहीं कर पाता, चीजों को श्रेणी उपश्रेणी में बांट नहीं पाता, उसको नहीं पता कि फूल तो दोनों ही हो गए, कमल भी फूल है गेंद भी फूल है। तो यहाँ पे बच्चा वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। अगर मैं बच्चे को 3-4 चीजें दे दूं, मान लीजिए मैंने ये दे दिया, ये रेड कलर की है, ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है और ये भी ब्लू कलर की, तो बच्चा इनको बांटना शुरू कर देगा, रंग के आधार पे अलग अलग कर देगा कि भाई रेड की एक जगह उसने रख दी, ब्लू की एक जगह उसने उठा के रख दी, तो वर्गीकरण शुरू कर देगा। क्रमबद्धता का मतलब है बच्चा अब यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लगाना शुरू कर देगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि कोई डब्बा उस पर 1 2 3 4 रखा है तो बच्चा उसे क्रम में लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं लेस इगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चा अब क्या करता है? दूसरों के विचार को समझना शुरू कर, पूरी तरीके से नहीं लेकिन विकसित हो जाता है, वो दूसरे के विचार को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, अमूर्त काल्पनिक सोच, अभी तक बच्चे में ऐसी सोच विकसित नहीं हुई है, जैसे कि होता है ना बच्चे एक सपना ही देखने लग जाते हैं कि जो चीज उनकी आंखों के सामने भी नहीं दिख रही उसके बारे में भी थिंकिंग कर लेना, वो चीज अभी डेवलप नहीं है। अभी बच्चा यहाँ पे बस यही सोच सकता है जो उसके सामने दिख रही है, जो ठोस वस्तु उसके सामने में दिख रही है बच्चा सिर्फ उसी के बारे में अभी सोच सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वेट करिए। तो हमारी जो चौथी स्टेज आती है, जो हमारी चौथी अवस्था आती है, वो आती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र क्या है? 12 से अधिक वर्ष के लोग। इसमें क्या आ जाता है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कि बच्चा अब अमूर्त चिंतन कर सकता है। अगर बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी भी नहीं, अगर मैं बच्चे को नदी का पाठ पढ़ा रही हूँ तो मैं नदी दिखानी नहीं हूँ बच्चा, लेकिन अपने माइंड में सोच लेगा कि हाँ नदी की मैडम जो है नदी की बात कर रही है, तो बच्चा उसके बारे में सोच सकता है। उसके सामने नदी थोड़ी ना है, लेकिन अब वो उसके बारे में सोच सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त एक होता है मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट, एक होता है अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मूर्त मतलब जो चीजें आपके सामने है, अमूर्त मतलब जो चीजें आपके सामने नहीं है। ठीक है, और काल्पनिक तर्क करना शुरू कर देता है बच्चा। काल्पनिक तर्क मतलब कल्पनाओं से तर्क करना शुरू कर देता है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, यानी कल्पनाओं के आधार पर बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। कब? जब 12 वर्ष का हो जाता है या उससे अधिक हो जाता है। व्यवस्थित और वैज्ञानिक समस्या समाधान, यानी कि बच्चा क्या करता है? बच्चा पहले समझ लेता है अच्छा ये समस्या है, ये समस्या के बाद उसके संभावित कारण क्या क्या है, यानी कि अगर ये समस्या है तो कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं, संभावित कारण सोचेगा, फिर एक एक करके क्या करेगा? सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मतलब कि एक पहला मेथड लगाएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा, फिर दूसरा मेथड टेस्ट करेगा, अपने मेथडों को टेस्ट करेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बच्चा करता है। यानी कि बच्चे में सिस्टमैटिक मेथड, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेगा। वो साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाएगी कि पहले प्रॉब्लम को समझेगा, उसके निम्नलिखित कारण कौन कौन से वो समझेगा, उसको समझने के बाद एक एक करके वो टेस्ट करेगा कि अच्छा इससे सॉल्व हो रही है, इससे सॉल्व हो रही है, इससे हो रही है, किससे नहीं हो रही है। ठीक है, अगला आ गया डिडक्टिव लॉजिक और मोरल रीजनिंग। एक होता है इंडक्टिव, जिसमें क्या होता है कि पहले बच्चे को बेसिक से समझाया जाता है, बेसिक से पहले बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है, बेसिक से समझाया जाता है। एक होता है डिडक्टिव, डिडक्टिव का मतलब सीधा बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देगा। जैसे होता है ना फॉर्मूला हमने दे दिया कि a + b का होल स्क्वायर,
सीधा फॉर्मूला दे दिया, बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, डिडक्टिव लॉजिक लगाना शुरू कर देगा, डायरेक्ट लॉजिक लगाना, और उसमें मोरल रीजनिंग आ जाती है। कैसी मोरल रीजनिंग आ जाती है? प्लानिंग और फ्यूचर, यानी कि बच्चा जब 12 वर्ष से अधिक का हो जाता है, तो जब बच्चा 12 वर्ष से अधिक का हो जाता है तो भविष्य की योजना करना और संभावनाओं पे विचार करना शुरू कर देता है। और अगला है मेटाकॉग्निशन, यानी कि अपनी सोच के बारे में भी सोचना शुरू कर, यानी कि वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ मतलब मेरी सोच कैसी है, यानी कि अपनी सोच के बारे में भी सोचना कि उसने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा उसने, यानी कि खुद की सोच जो उसने खुद थिंकिंग करी है उसके ऊपर भी बच्चा थिंकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक, तो हमारे चारों के चारों जो स्टेजेस हैं वो खत्म हो गई हैं, जितनी भी हमारी अवस्था थी। मैंने कोशिश करा है कि छोटी वीडियो में जितना हो सके उतना मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी भी चीज में अगर आपको डाउट दिखता है तो। अब हम फटाफट थोड़ा सा इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहला क्या है कि मतलब शैक्षिक महत्व क्या है, कि हम इसका कहाँ पे, शिक्षा में इसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा दे बच्चों को। बाल केंद्रित मतलब कि बच्चों को सेंटर में रख के पढ़ाया जाए, मतलब कि बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, ना कि शिक्षा बच्चे के अकॉर्डिंग हो, यानी कि शिक्षण बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार दिया जाए। ठीक है, खोज द्वारा पढ़ाएं, बच्चों को सब कुछ ना बताएं, बच्चों को भी चांस दें, बच्चों को भी मौका दें ताकि वो अपने आप से चीजों की खोज करें, यानी कि बच्चे अन्वेषण से सबसे अच्छे सीखते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे देती हूँ कि सपोज अभी फिलहाल जो मेरे माइंड में एग्जाम्पल आ रहा है, बच्चे को एक मैथ्स का क्वेश्चन आप दे दो, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो, फिर आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दो ताकि बच्चा खुद ट्राई करे, खुद सोचने की कोशिश करे। ठीक है, तो बच्चा खोज करे कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं। सहपाठी संवाद, यानी कि सहपाठी यानी कि बच्चा जो है समाज के साथ भी घुल मिल के सीखता है। ये हम आगे बात करेंगे, वाइगॉस्की जो थे इन्होंने इस पे सबसे ज्यादा चर्चा करी थी कि बच्चा यानी कि बच्चों को कक्षाओं में क्या करो, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, छोटे छोटे ग्रुप में जब बच्चा एक दूसरे से बात करेगा तो उनका जो विज्ञान, जिनका जो ज्ञान होगा, जो नॉलेज होगा एक दूसरे का, वो आपस में शेयर होगा तो बच्चे सीखेंगे। रेडीनेस, यानी कि बच्चे को जल्दी करके मत सिखाओ कि 2 साल का बच्चा है, अब 2 साल के बच्चे को आप क्या कर रहे हो कि जो जितनी उसकी उम्र नहीं उसके अकॉर्डिंग आप उसको जमा घटा सिखाना शुरू कर दिया, उसको सिंबल्स जो प्रतीकात्मक सिंबल्स हो गए A+B, ये सब A+C+C सिखाना शुरू, नहीं, बच्चों को उम्र के हिसाब से सिखाओ। ठीक है, ये नहीं कि 5 साल का 7 साल का बच्चा है, 10वीं क्लास के आप लेके आ गए मैथ सॉल्व कराने के लिए, नहीं, जितनी उसकी उम्र है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिखाइए। एक्टिव लर्निंग को बहुत जोर दिया जीन पाजे जी ने कि व्यवहारिक गतिविधियों की समझ बढ़ती है, यानी कि हैंड्स ऑन बच्चों को एक्टिविटी करके कराओ। अगर आप कोई वातावरण का या पर्यावरण का कोई पार्ट पढ़ा रहे हो, पौधे के बारे में पढ़ा रहे हो, तो पहले बच्चों को पौधा लगवाओ बच्चे से। जब बच्चा पौधा लगाएगा तो आधी से ज्यादा जानकारी बच्चे की वही हो जाएगी, बच्चे ने हैंड ऑन लर्निंग भी कर ली, बच्चे ने जान भी लिया कि पौधा कैसे लगाना है, उसका बच्चे का रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंडिविजुअल भिन्नताएं, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है। शिक्षक को समझना चाहिए कि हर एक बच्चा समान नहीं होता है, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, क्योंकि बच्चे की जो गति होती है अलग अलग होती है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग शिक्षक को अपनी अलग अलग रणनीति हर एक बच्चे के लिए बनानी चाहिए। ओके, तो ये हमारे शैक्षिक महत्व हो गए। तो हमारा आज जीन पे आज जो होता है वो खत्म होता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को आपके लिए दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, ओके, बाय।